अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम क्वीन एन का एरा डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे जो भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से इस एरा को जो है एनालाइज करेंगे। क्वीन एन was the last ruler of the Stuart dynasty. She ruled from 1702 till 1714. 1702 में क्या हुआ था? जो विलियम थे उनकी डेथ हो गई थी, विलियम द थर्ड, जिनको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नतीजे में इंग्लैंड की थ्रोन दी गई थी। इस लेक्चर के अंदर हम क्वीन ऑफ एन का रेन डिस्कस करेंगे। ये जो 12 साल रहे हैं, क्या मेजर पॉलिसीज़ रही हैं उसमें जो मेजरली हम डिस्कस करेंगे वो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन और वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन ट्रीटी ऑफ यूट्रिच के नतीजे में ख़त्म हुई। और लास्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, हम यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है उसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन के बाद जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मसला था वो कदरे हल हो गया, लेकिन आयरलैंड का जो मसला था वो मज़ीद, जैसे पिछले लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, 20th सेंचुरी में जाके आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के हवाले से या पर्टिकुलर कैरेक्टर के हवाले से, दैट यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और इसके रिजल्ट्स नरेट करें। या फिर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन, इसके कॉजेज़ क्या थे, इवेंट्स क्या थे और रिजल्ट क्या थे। लास्ट लेक्चर में मैं स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। दो क्लेमेंट्स थे थ्रोन के, एक जर्मनी के जो रूलर थे उनका बेटा, एक फ्रांस के जो रूलर थे उनका बेटा। चार्ल्स द सेकंड, उनका कोई अपना बेटा नहीं था जो स्पेन को रूल कर रहे थे। स्पेन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों थी? क्योंकि स्पेनिश कॉलोनीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थी। स्पेनिश कॉलोनीज़ कौन सी थी? जो साउथ अमेरिकन उनकी कॉलोनीज़ थी। शुगर प्लांटेशंस, स्लेव ट्रेड वगैरह, ये सब उस वक्त के मेजर थीम्स थे हमारे पास। तो इंग्लैंड चाहता था बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर किया जाए, फ्रांस चाहता था कि वो अपना इंपीरियलिज्म कायम करे और अपनी इकोनॉमिक पावर मज़ीद बढ़ाए। अब इंपीरियलिज्म के नतीजे में फ्रांस अगर वो कायम करता तो इंग्लैंड के इंटरेस्ट को वो एक तरह से नुकसान पहुंचाता था, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि कोई भी एक पावर पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जो है वो डोमिनेट करे। तो इसी वजह से जब चार्ल्स सेकंड की डेथ हुई, उन्होंने एक उन्होंने एक विल छोड़ी। विल के मुताबिक उन्होंने सब कुछ उठा के फ्रेंच रूलर और उनके बेटे को दे दिया, जो कि वॉयलेशन थी सेकंड पार्टीशन ट्रीटी की, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब वो ये वॉयलेशन हो गई, तो इसके नतीजे में बाकी यूरोपियन पावर्स ने फ्रांस के खिलाफ एक अलायंस बनाया और आपकी वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन शुरू हुई। ये कोटेशन है वार्नर एंड मार्टिन, also very famous historians on British history, that the reign of Queen Anne saw the second of the greatest wars against Louis XIV, the War of Spanish Succession. अब इसमें ब्रिटेन का एक बड़ा फेमस किरदार है मालबरो का, जिन्होंने इस विक्ट्री में एक डिसाइसिव किरदार ब्रिटेन की जीत के लिए अदा किया। और ट्रीटी ऑफ यूट्रिच, वो ट्रीटी जिसके नतीजे में ये वॉर ख़त्म हुई और इसमें ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा गेंस किए, आगे देखेंगे चल के। और इसके नतीजे में ब्रिटेन को जिब्राल्टर और मेनोरका बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज हैं। ट्रीटी ऑफ यूट्रिच के नतीजे में ब्रिटेन को ये दो टेरिटरीज मिली। आगे विजुअली मैं आपको शो करूंगा इन दोनों टेरिटरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड नोवा स्कॉशिया और न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा में होती हैं टेरिटरीज, तो ये वहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है, लेकिन जिब्राल्टर और मेनोरका की ज़्यादा है। वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, एक्विजिशन ऑफ स्पेनिश पोजेशंस, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो बैलेंस ऑफ पावर ख़राब करेगा। दो पार्टीशन ट्रीटीज हुई लेकिन ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो सका। और मसला कहाँ से शुरू हुआ कि जब किंग ऑफ स्पेन चार्ल्स द सेकंड ने एक विल छोड़ी जो कि वॉयलेशन थी सेकंड पार्टीशन ट्रीटी के, और उसने तमाम एम्पायर फिलिप द सेकंड जो कि लुइस द 14 का ग्रैंडसन था उसको छोड़ दिया, मतलब फ्रेंच के लिए जो है वो सारा एम्पायर छोड़ दिया। लुइस ने क्या किया, दैट ही वेंट ऑन टू यूनाइट द थ्रोन्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेनिश टेरिटरीज एंड गॉट एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द स्पेनिश कॉलोनीज। अब जब फ्रांस और स्पेन की टेरिटरी कंबाइन हो गई, एक मसला ये, दूसरा मसला ये कि जो स्पेन की लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में कॉलोनीज थी, फ्रांस ने कहा कि सिर्फ मैं उनके साथ ट्रेड कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें फ्रांस की प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना था, इसीलिए बाकी यूरोपियन पावर्स ने इसको रिजेंट किया। ये देखें फ्रांस ने क्या किया, उसने स्पेन की थ्रोन को भी अपने साथ मिला लिया, और ये इतना बड़ा इसकी टेरिटरी हो गई अचानक से। और जो बिल्कुल साउथ अमेरिका में अटलांटिक के बिल्कुल उस पार
हमारे पास साउथ अमेरिकन कॉलोनीज थी जो कि शुगर प्लांटेशन स्लेव ट्रेड के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो स्पेन की थी। तो ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन यहाँ बैठा है, ब्रिटेन ने इन चीज़ों को बहुत रिजेंट किया। अब हुआ कैसे? अ ग्रैंड अलायंस वाज फॉर्म्ड ऑफ ऑस्ट्रिया, हॉलैंड एंड इंग्लैंड टू लिमिट फ्रांसिस इंपीरियलिज्म ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द वॉर। मालबोरो जो था उसने बहुत ज़्यादा एक डिसाइसिव रोल प्ले किया इंग्लैंड की विक्ट्री के अंदर। एक जो 2-3 मेजर मैंने इंपॉर्टेंट बैटल्स इस दौरान जो है उनका भी जिक्र किया है। दैट द इंग्लिश आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ डिसाइसिव डिफीट ऑन द फ्रेंच आर्मी एट रामिलेज। ये एक बड़ा डिसाइसिव बैटल था। और जो बैटल ऑफ ओडेनार्ड, इसके अंदर भी जो है मालबरो ने जो है की तरह से उसकी विक्ट्री हुई। ये मैंने सिर्फ बड़े 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, इसीलिए इनका डेट और टाइम के साथ मैंने मेंशन इन्हें करना चाहा है। तो जैसे जैसे वॉर शुरू हुई थी जी 1702 के अराउंड, बाद में फिर ये ड्रैग ऑन होती गई, तो अल्टीमेटली लोग इससे थक गए। तो इंग्लैंड के अंदर जो नई गवर्नमेंट आई उसने कहा जी हम नई ऑफेंसिव नहीं करेंगे, और इंग्लैंड वैसे ही इस पॉइंट तक फ्रांस को हरा चुका था। तो 1713 में ट्रीटी ऑफ यूट्रेज साइन हुई जिसने स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन को ख़त्म किया। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है स्पेनिश वॉर इसकी कि थ्रोन्स ऑफ फ्रांस एंड स्पेन वुड नॉट बी यूनाइटेड, कि फ्रांस स्पेन को यूनाइट करके एक सिंगल टेरिटरी के तौर पे नहीं कबूल किया जाएगा। सेकेंडली, दैट किंग ऑफ स्पेन एग्रीड टू गिव स्पेनिश नेदरलैंड्स, मिलान, सार्डिना एंड नेपल्स टू द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये जो टेरिटरीज है ना, मिलान, सार्डिना और नेपल्स, ये मॉडर्न डे इटली के अंदर आती हैं। और नेदरलैंड जो है ये नॉर्दर्न यूरोप में आपको जो है वो उसके ऊपर नज़र जाके आता है। तो ये टेरिटरी जो है किंग ऑफ स्पेन ने ये ऑस्ट्रिया को देना चाहिए। ऑस्ट्रिया जो कि एक तरह से अलाय था इंग्लैंड का इस वॉर में। और ब्रिटेन ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज जिब्राल्टर और मेनोरका, ब्रिटेन ने ये रिसीव किया। इसके बाद ब्रिटेन का क्या एक और फायदा हुआ कि फ्रांस रिकग्नाइज्ड द प्रोटेस्टेंट सक्सेशन टू ग्रेट ब्रिटेन एंड अग्रीड नॉट टू सपोर्ट जेम्स द थर्ड। फ्रांस ने पॉलिटिकल सक्सेशन रिकग्नाइज किया और जेम्स द थर्ड से सपोर्ट अपना खींच लिया। और एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस ट्रीटी की, दैट इंग्लैंड वाज गिवन द सोल राइट ऑफ इंपोर्टिंग नीग्रो स्लेव्स इनटू स्पेनिश कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। अफ्रीकन स्लेव ट्रेड होती थी 15th सेंचुरी के अंदर, जहाँ से अफ्रीका से स्लेव्स लेके जाते थे साउथ अमेरिका, कैरेबियन जो गोरों की या वाइट पॉपुलेशन की जो शुगर प्लांटेशंस होती थी ना, इनसे फोर्स लेबर लिया जाता था वहाँ पे। तो लेबर जो स्लेव थे, जो ब्लैक्स थे, वो एक कमोडिटी थी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस टाइम की। उस वक्त की फ्री मार्केट में इंसान एक कमोडिटी था, इंसान का लेबर एक कमोडिटी था, ब्लैक रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक कमोडिटी थे। तो जब एक पावर को सिर्फ इख्तियार हो कि वो एक कमोडिटी इंपोर्ट करके बेच सके, तो उसको कितना इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। बेशक इंपोर्ट इंसान को करके आगे बेच रहा है, वो एक अलग ह्यूमन राइट्स का इशू है, लेकिन हम उसमें इस फिलहाल नहीं जा रहे। हम इसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है। स्लेवरी उस वक्त इजाज़त थी। 1833 में ब्रिटेन में स्लेवरी अबॉलिश हुई है, 1833 में। तो ये तो हम उससे पहले कोई 150 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मैप था ट्रीटी ऑफ यूट्रेज के नतीजे में, जिसमें जो ब्लू में ये सार्डिना आप देख लें, ये नेपल्स देख लें, ये मॉडर्न डे इटली के अंदर आता है। और ये कुछ टेरिटरीज देख लें, ये येलो में, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर ने जो है वो गेन की थी। ब्रिटेन का गेन में नेक्स्ट लेक्चर में वो जिब्राल्टर और मेनोरका वाली बात करेंगे। इसी तरह फ्रेंच ने कुछ इतना ज़्यादा गेन नहीं किया है, थोड़ी सी टेरिटरीज थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें कुछ इतना गेन नहीं किया, ज़्यादा ऑस्ट्रियन गेन्स थे यहाँ पे। ब्रिटिश के भी चंद गेन्स थे, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच के कोई इतने ज़्यादा गेन नहीं थे। प्रूशिया, जिसे प्रूशिया इज़ मॉडर्न डे जर्मनी, इसके भी आपको इतने ज़्यादा गेंद इसमें नज़र नहीं आते। अब देखें जिब्राल्टर की ये स्ट्रेटेजिक, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये ब्रिटेन को दी गई। अब ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जो कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। इसका मतलब मेडिटेरेनियन सी से जितनी ट्रेड ने अटलांटिक ओशियन जाना है और अटलांटिक ओशियन से यूएस जाना है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन की राइट साइड पे आपका ये इंग्लैंड वगैरह और यूरोप है, और लेफ्ट साइड पे आपका सारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा आ जाते हैं, और साउथ अमेरिका में आपकी वो चीज़ें आ जाती हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इस तरह की, चिली, पेरू, इस तरह की कंट्रीज आ जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है
और ब्रिटेन ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट ऑक्यूपाई करे जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका, जहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट जो है, जो सीपेक स्ट्रेट ऑफ मलाका को एक तरह से बाइसेक्ट करता है, और वो जो है चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सीपेक का प्रोजेक्ट उनकी जो सी लाइंस हैं, ऑयल लाइंस हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह ब्रिटेन ने इस स्ट्रेट पे काबू करने का मकसद ये है कि आप मेडिटेरेनियन से अटलांटिक की तमाम ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये तो अब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन वाला हमारे यहाँ खत्म हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन की शक्ल में हुआ 1707 में, और यहाँ पे हमें स्कॉटलैंड का मसला थोड़ा ख़त्म होता हुआ नजर आया। पर्सनल यूनियन एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले 1603 में, जब स्टुअर्ट डायनेस्टी रूल करने के लिए आई थी। स्टुअर्ट डायनेस्टी लास्ट टाइम भी पढ़ा था स्कॉटलैंड को बिलोंग करती थी, और जेम्स द वन ने जब थ्रोन असेंड किया था। डिस्पाइट द पर्सनल यूनियन बोथ हैड सेपरेट पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज और लॉ वगैरह सब कुछ जो है वो उनके फिर भी डिफरेंट थे। अब स्कॉटिश हॉस्टिलिटी बढ़ी उस टाइम पे, हमने भी पढ़ा था मैसेकर ऑफ ग्लैंको, जब मैकलिन जो चीफ थे मैकडोनाल्ड क्लैन के, उन्हें एक तरह से ट्रेचरसली मैसेकर किया गया, तो हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद जो एक मसला मेजर आया वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट से था स्कॉट्स को, जिसने हाउस ऑफ हैनोवर को इंग्लैंड की हाउस ऑफ हैनोवर को इंग्लैंड की थ्रोन दे दी। अब स्कॉट्स को इससे मसला था कि क्योंकि हाउस ऑफ हैनोवर, अच्छा ये हैनोवर जो है ना, ये एक जर्मनी में एक स्मॉल सी स्टेट है, तो इसीलिए ये विच रिजर्व द इंग्लिश थ्रोन फॉर द जर्मन्स, ये इसीलिए यहाँ पे जर्मन्स लिखा गया है। तो स्कॉटलैंड को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो स्कॉटलैंड ने कैसे रिटेलिएट किया कि स्कॉटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ सिक्योरिटी 1703 में पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वीन एन की डेथ पे जो इंग्लैंड का नेक्स्ट किंग होगा वो स्कॉटलैंड का अगला किंग नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पावर होगी जो क्राउन से क्वीन एन की डेथ के बाद, वो एक कमेटी स्कॉटिश पार्लियामेंट की उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब एक सक्सीड कर रहा था वो इंग्लैंड से। लेकिन क्वीन एन ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसने यूनियन किस फॉर्म में होना चाहिए दोनों टेरिटरीज के दरमियान उसको डिसाइड किया करना था। स्कॉटलैंड ने कहा एक फेडरल यूनियन, और फेडरल में आपको जैसे पाकिस्तान एक फेडरल रियासत है, एक सेंटर होता है, प्रोविंसेस को एक बड़ी ऑटोनॉमी दी जाती है। लेकिन इंग्लैंड जो चाहता था वो कि दोनों सेपरेट पार्लियामेंट्स ना हो, सिंगल पार्लियामेंट ही कायम हो। मतलब इंग्लैंड वो अपना यूनिटरी सिस्टम प्रिजर्व करना चाहता था, स्कॉटलैंड एक फेडरल सिस्टम चाहते थे। लेकिन एक्ट ऑफ यूनियन अब किस तरह हुआ कि पॉलिटिकल यूनियन इसमें क्या था कि सिंगल पार्लियामेंट कायम की गई, दोनों की पार्लियामेंट, स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट अबॉलिश की गई, और स्कॉटिश मेंबर्स भी इंग्लिश पार्लियामेंट में ही आके बैठेंगे। और यही यूनिफाइड पार्लियामेंट को, द यूनिफाइड पार्लियामेंट वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर बोथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन के the act established that the new parliament consists of house of commons and the house of lords। स्कॉटलैंड ने 45 मेंबर हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजेगा और 16 मेंबर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजेगा। ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मार्केट की जो लिबरलाइजेशन एक तरह से की गई, एक सिंगल मार्केट की एक कमर्शियल इक्वालिटी एक तरह से कायम की गई। The facilitated integration of Scottish and English economies by removing trade barriers and establishing a single unified market, कि स्कॉटिश गुड्स भी इंग्लैंड की मार्केट में आके बेचे जा सकते हैं विदाउट एनी टैरिफ्स। टैरिफ्स इम्पोज आप किसी चीज़ पे तभी करते हैं ना जब आपने उसको अपनी मार्केट में उसकी सेल को डिस्करेज करना होता है, आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं टैक्सेस लगा के। जब सिंगल यूनिफाइड मार्केट होगी तो मैं स्कॉटलैंड से भी कोई गुड लाके विदाउट एनी टैरिफ इंग्लैंड की मार्केट में बेच सकता हूँ, इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपीट कर सकता हूँ। ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हिस्ट्री में भी हम इसको चीज़ को देखेंगे किस तरह ये मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। दिस, अब ये इसकी इंपॉर्टेंट करोलरी है दैट दिस अलाउड फॉर अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। मतलब जब कोई टैरिफ नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ गुड्स भी आसान हो जाएगी आपकी। फिर लीगल सिस्टम में स्कॉटिश लीगल सिस्टम को प्रिजर्व किया गया इंक्लूडिंग उनके कोर्ट्स और लॉज, लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन एडिनबरा में थी, it became the supreme civil court for both England and Scotland। फिर चर्च एस्टैब्लिशमेंट जो कि
क्योंकि स्कॉटिश प्रेबिस्ट्रियन चर्च को बिलोंग करते थे, तो वो आइडेंटिटी महफूज रखी गई। द एक्ट गारंटीड प्रेजर्वेशन ऑफ प्रेबिस्ट्रियन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड एज द इस्टेब्लिश्ड चर्च। उसने प्रोटेस्टेंट सिस्टम स्कॉटलैंड पे इम्पोज नहीं किया। टाइटल एंड सक्सेशन, द एक्ट कन्फर्म द, अच्छा, अब इस कंसेशन के नतीजे में स्कॉटलैंड ने जो एक्ट ऑफ सेशन, जिससे पहले उन्होंने एक्ट ऑफ सिक्योरिटी पास करके रिजेक्ट कर दिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया। कि उन्होंने हाउस ऑफ हैनोवर का पॉलिटिकल सक्सेशन जो था उसको एक्सेप्ट एक तरह से कर लिया। It established that the Scottish and English crowns would be held jointly by the same monarch and shared monarchy. Same monarch जो होगा both territories को acceptable है, ये माना गया। अब इसकी एडवांटेजेस क्या थे इंग्लैंड के? दैट फॉरेन पावर जो थी वो स्कॉटलैंड में कोई अपराइजिंग के थ्रू, जैसे जेकोबाइट अपराइजिंग होती थी स्कॉटलैंड में, जेकोबाइट्स भी एक तरह से, और ये दो अपराइजिंग हुई थी 1715 में और 1745 में। इन दोनों अपराइजिंग्स को रोका गया। जेकोबाइट्स वाला ट्राइब जो कि इन्होंने रिवोल्ट किया था बार बार, जो इंग्लैंड का जो मेजर सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका एक ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे था, उसको इन्होंने रिजेंट किया था। और इस सक्सेशन को मानना वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द जेकोबाइट्स। मतलब जो जेकोबाइट्स थे, जो कि एक तरह से रेबल लीडर्स थे स्कॉटलैंड में, उनकी जो एक तरह से मूवमेंट को बिल्कुल क्रश किया, क्योंकि ये इन्होंने पॉलिटिकल सेटलमेंट अचीव की। स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे, बेसिकली उनके जो वॉरियर्स थे, जैसे हमने वो मैकडोनाल्ड क्लैन के बारे में भी प्रीवियसली पढ़ा था, उनको ब्रिटिश आर्मी में इंटीग्रेट किया गया और वो बड़े एक वैल्यूएबल एसेट साबित हुए। और क्योंकि स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, तो वॉर ऑफ सक्सेशन के दौरान कोई भी मुल्क जो स्कॉटलैंड है उसको इस्तेमाल कर सकता था आयरलैंड के खिलाफ, तो वो चीज़ भी रोकी गई। जैसे फ्रांस स्कॉटलैंड में कोई अपराइजिंग करके इंग्लैंड में इंटरनल डिस्टर्बेंस कर सकता था जेकोबाइट्स को सपोर्ट करके, तो वो चीज़ भी रोकी गई। ये चंद रेफरेंसेस हैं, आप इन्हें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट बाय साउथगेट द ट्रीटी ऑफ यूट्रिस्ट, वॉर्स ऑफ रिलीजन केम टू एन एंड इन वॉर, मतलब वॉर्स ऑफ रिलीजन खत्म हुई ट्रीटी ऑफ यूट्रिस्ट के बाद। इसके बाद जो मजीद जंगें कॉन्टिनेंट में हुई, यूरोप में या ब्रिटेन में, दैट वर वॉर्स ऑफ ट्रेड एंड कलोनियल एम्पायर। मतलब इकोनॉमिक्स पे वो ज़्यादातर वॉर्स थी, कलोनियल पोजेशंस पे वो ज़्यादा वॉर्स थी। रिलीजन का एलिमेंट आपकी वॉर से ख़त्म हो गया, क्योंकि एनलाइटनमेंट भी चल रही थी, रिलीजन एक बैक सीट लिए जा रहा था। और एक सेकंड, दिस इज अ फेमस कोटेशन बाय विंस्टन चर्चिल दैट द reign of क्वीन एन वाज रेंडर्ड ग्लोरियस बाय मार्लबोरोज विक्ट्रीज। एंड मार्लबोरो का जो रोल था, क्योंकि जंग क्वीन एन ने तो नहीं जितवाई थी, मार्लबोरो वाज अ डिसाइसिव फिगर जो इंग्लैंड की जीत के लिए बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे। द यूनियन एंड द ग्रेटनेस ऑफ द आइसलैंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कौन सा आइसलैंड? इंग्लैंड की बात हो रही है। और वैसे भी काफ़ी एथनोसेंट्रिक अपनी सिविलाइजेशन को बड़ा, इंग्लिश सिविलाइजेशन को बड़ा प्रमोट करने वाला था विंस्टन चर्चिल। द पावर ऑफ फ्रांस टू डोमिनेट यूरोप had been broken and only Napoleon could revive it. नेपोलियन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिस तरह अपनी एक पॉलिटिकल एक्सपेंशन की तरफ जाता है, वो जब आप पढ़ेंगे ना तो उसका यहाँ से लिंक ज़रूर इस्टेब्लिश करना है इस कोटेशन का, और ये आप वहाँ पे भी कोट कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको करना आना। तो इस लेक्चर के अंदर समरी यही है कि स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन देखी क्यों हुई, फर्स्ट पार्टीशन ट्रीटी, सेकंड पार्टीशन ट्रीटी क्या थी, ट्रीटी ऑफ यूट्रेज क्या थी, इंग्लैंड को उससे क्या फ़ायदा हुआ, हर पॉइंट की सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश मैप के साथ करनी है आपने। और हमने देखा कि यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने किस तरह स्कॉटलैंड का जो मसला था उसको हल एक तरह से करने में बड़ा इंस्ट्रूमेंटल किरदार रहा। लेकिन आज के देखें, ये उस वक्त के दौर का स्टेटस को हम पढ़ रहे हैं, आज के दौर का स्टेटस को स्कॉटलैंड में डिफरेंट है। 1997 के गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या बेलफास्ट एग्रीमेंट जो है स्कॉटलैंड के अंदर, वो हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड पार्लियामेंट दोबारा का क़याम अमल में आया था। और इस वक्त स्कॉटलैंड में एक सेकंड मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है जो कि स्कॉटलैंड की तमाम तर जो एग्जीक्यूटिव अफेयर्स हैं वो कंट्रोल करता है। उसका नाम एक पाकिस्तानी नजाद हमजा यूसुफ है, बड़ा फेमस भी हैं आजकल। तो आज का स्टेटस को थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन हम क्योंकि 1707 का पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट, बल्कि मेरे ख्याल से करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ताकि आप पता, मतलब एग्जामिनर को, क्योंकि आपने अगर अपना पेपर डिस्टिंग्विश करना है तो ये तमाम चीज़ें आपके पेपर में होनी चाहिए। तो प्लीज़ पास्ट पेपर का क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करें, साथ साथ एमसीक्यूज हर चैप्टर के में इंक्लूडेड है, उन्हें भी अटैम्प्ट करें। वो एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए, बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
तो बड़ी होलिस्टिक तैयारी करें जिसमें आप एमसीक्यूज को भी इक्वल टाइम दे रहे हैं, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को भी इक्वल टाइम दे रहे हैं और एक तरह से अपना नॉलेज बेस भी अच्छा बना रहे हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।